हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे आज के इस यूट्यूब चैनल के सेक्शन आईक्यू प्रेप हब में। आईक्यू प्रेप हब में हमने पिछली कक्षाओं में अगर देखेंगे, हमने एंशियंट हिस्ट्री का पूरा पोर्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टोन एज और प्री मेडिवल हिस्ट्री या फिर प्री मेडिवल पीरियड का जो एरिया था उसको कवर कर लिया था। और आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम पर्टिकुलरली जो सुल्तानेट का पीरियड था, जो सुल्तानों का राज था, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कंक्लूडिंग एट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। यानी दोनों सेकेंड बैटल्स पे हम खत्म कर देंगे। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गए थे और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गोरी जीत गया था पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हम ध्यान में रखेंगे। तो आज का हमारा जो सेक्शन रहेगा वो कुछ इतना रहेगा और इसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मेडिवल हिस्ट्री में मुस्लिम इन्वेजन के बारे में। आपको एक चीज स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो सुल्तान और मुगल्स थे वो दोनों मुस्लिम थे, लेकिन सुल्तान भारत में पहले आते हैं और इनकी जो ओरिजिन रहती है वो टर्किश ओरिजिन रहती है। टर्किश ओरिजिन कहने का मतलब ये है कि वो तुर्कमेनिस्तान वाले एरिया से थे, ना कि तुर्की जो यूरोप का पार्ट है जहाँ की राजधानी इस्तांबुल है वहां नहीं, बल्कि तुर्कमेनिस्तान के रहने वाले थे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। मोहम्मद गोरी ग्रांटेड द फर्स्ट एकता इन इंडिया। आपको बता दें कि 1192 में तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से युद्ध जीत लेता है और इसके बाद क्या करता है कि वो वहां पे शासन ना करके, भारत में शासन ना करके वो लाहौर चला जाता है। और लाहौर में जाने के बाद वो प्रथम एकता, भारत में एकता की नींव रखता है और पहला इक्तेदार किसको बनाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाता है और यहाँ पे भारत की एकता गुजरात वाले एरिया में दे देता है। फिर इसके बाद आपको बताया कि वहां से चल कर वहां की गवर्नशिप, इसके बाद जब मोहम्मद गोरी मर जाता है तो फिर वो दिल्ली पे जा करके अपना थ्रोन युद्ध करके अपने आप को स्टेब्लिश करता है और भारत का प्रथम जो रियल फाउंडर है सुल्तानेट पीरियड का स्लेव डायनेस्टी के अंतर्गत, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। ठीक है, रियल फाउंडर और जो सारी चीजों को स्टेब्लिश करता है, सारी चीजों को, वो इल्तुतमिश है। ठीक है, द रियल फाउंडर अगर देखा जाए भारत में, जो पहला सुल्तान जो भारत का सुल्तान था और भारत से राज करता था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। बट हम बहुत सारे टर्म में कहते हैं कि रियल रियल फाउंडर ऑफ रियल फाउंडर ऑफ सुल्तानेट पीरियड, ठीक है, और स्लेव डायनेस्टी, वो इल्तुतमिश को चल जाता है। ठीक है, और पहला इक्ता भारत में किसने स्टार्ट किया था? किसको मिला था? कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था। और इक्ता सिस्टम जो है, इक्ता सिस्टम का जो प्रोपाउंडर है, वो रियल प्रोपाउंडर कौन है? तो वो इल्तुतमिश को कहा जाएगा। ठीक है, ये सब थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, आपको दिमाग में इन सब सारी चीज़ों को लेकर के चलना है। ठीक है, तो हमारा पहला का ऑप्शन हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट। ठीक है, मोहम्मद गोरी वॉज डिफीटेड बाय द चालुक्याज ऑफ गुजरात। ठीक है, आपको बता दें कि जब मोहम्मद गोरी भारत पे आक्रमण करता है और पहली बार जब आक्रमण करता है तो भारत में गुजरात के एक राजा हुआ करते थे, मूलराज द्वितीय। ठीक है, मूलराज द्वितीय क्या होता है कि मूलराज द्वितीय पे वो रहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि मूलराज द्वितीय और उनके बीच युद्ध होता है। फिर उस समय क्या होता है कि नायका देवी करके एक विडो मदर होती है मूलराज द्वितीय की, वो क्या करते हैं, गार्डियन बनती है चालुक्य सोलंकी आर्मी की और गोरी के अगेंस्ट युद्ध करती है। कहाँ पे? माउंट आबू जो है, जो अरावली रेंज का जो सबसे हाईएस्ट शिखर, गुरु शिखर है, वहीं पे माउंट आबू भी है। उसी के नजदीक लड़ाई होती है और चालुक्य ने मोहम्मद गोरी को उस युद्ध में हरा दिया था। तो ये चीज थोड़ा कहानी के तौर पे आपको बता दिया। और 1178 की बात है ये, और तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सुल्तानत और स्लेव डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? कोई बात ही नहीं, स्लेव डायनेस्टी की भारत में न्यू रखने वाला इंसान कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है,
कुतुबुद्दीन ऐबक है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। वो आपको बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपको बताया कि मैं पहले, वो टर्किश ट्राइब एक है, ऐबक उसका पार्ट हुआ करता था। और इसे स्लेव, ये एक स्लेव हुआ करता था, इसी की वजह से इस डायनेस्टी का नाम स्लेव डायनेस्टी भी पड़ा था। और इसे काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ऑफ निशापुर ने खरीदा था। ही वॉज परचेज एज अ स्लेव बाई काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज के द्वारा खरीदा गया था। ठीक है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो कुरान बहुत ही मीठे स्वर में पढ़ा करता था, इसी की वजह से इसका नाम कुरान खान भी पड़ गया था। ठीक है। और बाद में जाकर के इसकी सारी खूबियां देख करके गोरी इस पे प्रसन्न होता है और इसको खरीद लेता है। गोरी लेटर परचेज इट। ये सब सारी चीज थी। और भारत में जो टर्किश एम्पायर की जो नींव रखी, वो इसी ने रखी थी। और आपको बता दें कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, वो कभी भी अपने आप को एक इंडिपेंडेंट सुल्तान की घोषणा नहीं की थी। उसने टाइटल लेकर के, मलिक और सिपाहीदार की टाइटल लेकर के भारत को रूल किया था, लेकिन वो अपने आप को कभी भी इंडिपेंडेंट रूलर नहीं घोषित किया था। ठीक है। ये सब सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज, कैपिटल कहाँ थी कुतुबुद्दीन ऐबक की? लाहौर थी। ठीक है, लाहौर थी। ये चीज ध्यान में, मैं आपको शायद यहाँ पे थोड़ा गलत बता देगा कि जो मोहम्मद गोरी है वो चला गया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही रूल किया था। इल्तुतमिश आया और इल्तुतमिश आकर के भारत में भारत के दिल्ली शहर से रूल करना, तो रियल फाउंडर इन इंडिया। थोड़ा बहुत ये मेरे से चीज़ गड़बड़ी हुई, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो वहीं से वह क्या कहते हैं, लाहौर से ही रूल किया करता था और वहीं से अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं माना था। द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज लाहौर। इन सब सारी चीजों को भी हम ध्यान में रखेंगे। ऐबक, आपको बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, उसके रेन में जो सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाली चीज थी, वो ये थी कि ताज उद्दीन याल्दूज और नासिरुद्दीन कुबाचा, ये दो बहुत सारे बिगेस्ट थ्रेट्स थे उस लाहौर वाले एरिया में, और इनसे निपटना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। जिसमें से एक ताज उद्दीन याल्दूज से तो वो निपट लिया था, लेकिन वो नासिरुद्दीन कुबाजा का डर उसको हमेशा सताया रहता था। ठीक है। फिर आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। जो अगला क्वेश्चन है, द मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर वाज रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ दार उल इस्लाम। दार उल इस्लाम का मतलब ये होता है कि इस्लाम के द्वारा या फिर इस्लामिक लैंड जहाँ पे सारे इस्लामिक लॉज जो हैं वो बहुत अच्छे से अप्लाइड हो और फिर उसको वैसे गवर्न किया जाए। और बेसिकली ये दारुल इस्लाम एक इस्लामिक टर्म है जो बताता है कि यहाँ पे अच्छे से लॉज गवर्न हो रहे हैं और अच्छे लोग उस लॉज को फॉलो करते हैं। और ये होता है, ये फॉर्मल टाइटल होता है। जब भारत में इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश आकर के अपन जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सिपाही और फिर वो मलिक टाइटल से ही अपने आप को अज्यूम किया था और वो लाहौर से कर रहा था। लेकिन जब इल्तुतमिश आता है भारत में और भारत का वो सुल्तान बनने जा रहा है, उसके लिए वो बगदाद के खलीफा की परमिशन लेता है और उसे खिल्लत ग्रांट होती है। और उस खिल्लत के तहत वो जो एरिया जिस पे इल्तुतमिश रूल कर रहा है, उसका नाम दारुल इस्लाम पड़ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे फरमान आया था। तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखेंगे हम। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार। बिहार में इल्तुतमिश ने सबसे पहला अपना गवर्नर या फिर सूबेदार किसको अपॉइंट किया? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए। ये है मलिक जानी। आपको बता दें कि इल्तुतमिश जब बिहार में बिहार शरीफ और बारा जैसे एरिया जो कि राजमहल हिल से क्लोज थे, वहां पे क्या कहते हैं, वहां को जीतता है, तो वहां पे मलिक जानी को वहां का गवर्नर या फिर सूबेदार नियुक्त कर देता है। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। His theory of kinship was based on the principle of prestige, power and judge. Who said these words about the Balban? आपको एक बात बता दे कि ये जो लाइन है, आपको लिटरली मतलब इसका समझना नहीं है, आपको बस रट लेना है, क्योंकि ये सब सारे बोले गए वाक्यांश है और ये किसके द्वारा बोले गए हैं। ठीक है, वो रट लेना है। तो ये बोला गया है जियाउद्दीन बर्नी के बारे में।
जियाउद्दीन बर्नी इंग्लिश में तो बोलेंगे नहीं, हिंदी में एक बार जा करके हिंदी में इसका ट्रांसलेशन वो आप लोग खुद देख लिया जाए कि हिज थियरी ऑफ किनशिप वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंड द प्रेस्टिज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पावर, प्रेस्टिज एंड जस्टिस। ठीक है, आपको बता दें कि जब बलबन सुल्तान बना तो बलबन स्लेव डायनेस्टी का पार्ट नहीं हुआ करता था। ठीक है, वो बलबन अपना जो तुर्कान चालगानी रहते हैं, एक ग्रुप रहता है, उसी में मंत्री के पद पे वो वहां पे विराजमान रहता है। फिर इसने विद्रोह करता है और फिर अपने आप सुल्तान का एक टाइटल ये इसने अपने आप ले लेता है। अब लेने के बाद इसको क्या चाहिए, अप्रूवल। आपने वॉर से पहले भी अप्रूवल लिया, आप वॉर करके आप बन गए, लेकिन लोगों का कॉन्सेंट बहुत जरूरी होता है। और उसी के चक्कर में जो बलबन है वो थियरी ऑफ किनशिप, जिले इलाही, सिजदा, पैबूस, नौरूस, 50 तरह की चीजें की होंगी। ठीक है, तो ये चीज है जहाँ थियरी ऑफ किनशिप है। थियरी ऑफ किनशिप है, आप वहां पे आंख बंद करके बलबन मेडिवल पीरियड में आप कर सकते हैं। और ये जो है जो बोला गया है, ये बोला गया है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। ठीक है, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। Who was the first Muslim ruler to formulate the theory of kingship similar to the theory of divine rights of king? डिवाइन राइट्स ऑफ किंग यही कहता है कि जो किंग जो है वो भगवान का या फिर गॉड का क्या है, प्रतिनिधि है। ठीक है, और उस पे एक डिवाइन राइट दिया गया है कि किंग जो करेगा वो सही करेगा, ये सब सारी चीजें। सेम प्रकार की चीजें आपने थ्योरी ऑफ किनशिप लेकर के आया, बलबन क्यों लेके आया मैं आपको अभी बता चुका हूँ, तो इसके बारे में ज्यादा जिक्र करनी है अगर नहीं। इसकी वजह से अपने आप को जिले इलाही या फिर जिले इलाही नाना तरह के वो सारे पद जो है अपने आप को धारण करता है। फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। द टर्म जिल्ला वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, द टर्म जिल्ला वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, आपको ध्यान में रहेगा कि ये बलबन जिल्ला है या जिले इलाही जैसे टर्म आएगा, आप बलबन के साथ चले जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच दिल्ली सुल्तान इज नोन फॉर अडॉप्टिंग ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। आपको बता दें कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है वो बहुत ही ब्रूटल टाइप ऑफ पॉलिसी रहती है, बहुत ही ब्रूटल टाइप ऑफ पॉलिसी रहती है। और चूंकि ये धारण किया जाता है बलबन के द्वारा, न कि इल्तुतमिश, ये सब सारी चीजें। बलबन क्या करता रहता है कि अपने सामने उठने वाली सारी आवाजों को दबाने के लिए पॉलिसी लेकर के आता है कि क्यों, क्योंकि वो तुर्कान चहलगानी का पार्ट हुआ करता था। तुर्कान चहलगानी चालीसा 40 मेंबर्स, जो 40 टर्किश मेंबर्स रहते हैं, जो बड़े बड़े नोबल्स रहते हैं, उनका एक ग्रुप हुआ करता था। और यूजुअली क्या रखते थे कि वो सुल्तान से ज्यादा पावरफुल हो गए थे अपना एक ग्रुप बना करके। और बलबन जानता था कि इन सब लोगों को दबाना है, हमें अपने से दूर करना है, तो इस चलगानी ग्रुप को खत्म करना है। और उसी की वजह से वो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी तुर्का उसको खत्म भी किया, और साथ साथ में उसने युद्धों में भी वो सारी चीजें लेकर के आया है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान पे रखेंगे। तुगरिल खान रेज्ड अ स्टैंडर्ड ऑफ रिवॉल्ट ड्यूरिंग हुज रेन। तुगरिल खान, तुगरिल खान कौन था जिसने एक क्या कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ रिवॉल्ट मतलब किसी के रेन में डेवलप किया था? इसका आंसर हो जाएगा बलबन। आपको बता दें कि बलबन क्या होता है कि तुगरिल खान को बंगाल का गवर्नर अपॉइंट करता है। ठीक है, जब बंगाल का गवर्नर अपॉइंट करता है तो वो बंगाल जाकर के खुद को एक इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल अपने आप को घोषित कर लेता है। और सुल्तान मुगीसुद्दीन करके अपने आप को टाइटल देता है, और अपने नाम पे उसने कॉइन भी इशू करवा दिए रहते हैं। ये सूचना मिलती है बलबन को। बलबन क्या करता है कि पहले आमीन खान और उसके बाद बहादुर, देर आफ्टर अदर बहादुर अपना कॉन्वॉय भेजता है। और लेकिन अब क्या होता है कि तुगरिल खान जो रहता है उन दोनों को हरा देता है। लास्ट में क्या होता है कि बलबन खुद आता है, तो तुगरिल खान वहां से छोड़ करके भाग जाता है, और लास्ट में कैसे भी उसको कैप्चर किया जाता है और उसको मार दिया जाता है। और जब मार दिया जाता है तो अब बताएं कि बंगाल का जो सीट रहेगा वो वैकेंट हो जाएगा। और मारने के बाद जो बुगरा खान, जो बलबन का सन हुआ करता था, उसको बंगाल की इक्तदारी दे दी गई। तो इसको कहानी के तौर पे ही समझेंगे, क्यों, क्योंकि हिस्ट्री इज अ कहानी। आप बढ़िया से समझ लिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 10th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड पर्शियन फेस्टिवल नौरोज इन इंडिया? आपको बता दें कि नौरोज जो फेस्टिवल है वो एक पारसी त्योहार है, और पारसी त्योहार जो है भारत में ईरान साइड में होता था, और इसको भारत में लाने का श्रेय जो है वो बलबन को ही दिया जाता है। ठीक है,
और उसके साथ साथ इसने सिजदा और पैबोस करके प्रथा भी शुरू की। सिजदा मतलब राजा के सामने झुकना, पैरों के सामने झुकना, और पैबोस का मतलब उसका पैरों को चूमना, मतलब कुछ भी कर लेना, ठीक है। इन सब चीज़ों का बस आपको याद रख लेना है कि ये सब सारी चीज़ें भी हुआ करती थी, सिजदा और पैबोस जैसे। बस आगे करना है। जो हमारी जो सेकंड डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी, सबसे पहले तो स्लेव डायनेस्टी है, उसके बाद हमारी खिलजी डायनेस्टी आएगी, ठीक है। तो हमारी खिलजी डायनेस्टी में अगर आप देखेंगे, इसका जो पीरियड है स्लीव डायनेस्टी का, इफ हम नॉट 1192 से लेकर के 1290 से 90 तक, ये 1290 से अभी शुरू हो रहा है, ठीक है। इस चीज को हम ध्यान देंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है खिलजी डायनेस्टी से, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था? आपको बता दें कि जलालुद्दीन खिलजी was the first ruler and also led the foundation of the खिलजी डायनेस्टी in year 1290 1290 AD में, ठीक है। आपको बता दें कि हाँ, उस टाइम ये 1290 ईस्वी में इसने खिलजी डायनेस्टी की नींव रखती है। और आपको एक और चीज डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव अपने बुक्स में कहते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट टर्की सुल्तान ऑफ दिल्ली हु प्लेस हिमसेल्फ द प्रिंसिपल ऑफ लिबरल डेस्पोटिज्म। लिबरल डेस्पोटिज्म का मतलब ये है कि मतलब आप जनता के कॉन्सर्न के हिसाब से आप रूल करेंगे। इससे पहले जितने भी स्लेव डायनेस्टी के रूलर थे, वो कहीं ना कहीं अपने हितों को ज्यादा प्रेफर करते थे जनता के हितों से ज्यादा। लेकिन जनता में ज्यादातर पॉपुलेशन यहाँ पे हिंदूज पॉपुलेशन है, और हिंदूज के व्यूज भी अपने रूलिंग में लेकर के आएंगे। ये सब सारी चीजें लिबरल फिलॉसफी को शो करती हैं, और यही लिबरल फिलॉसफी या लिबरल डेस्पोटिज्म जलालुद्दीन खिलजी के रूल में दिखाई देता है। और उसकी वजह से जलालुद्दीन खिलजी को कहा जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु प्लेस्ड हिमसेल्फ बिफोर द प्रिंसिपल ऑफ लिबरल डेस्पोटिज्म, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Thus, to the Alauddin belongs to the credit of being first Turkish Sultan of Delhi to bring church under the control of the state and usher in the factory that might make the state secular in theory. Who wrote these words? ठीक है, आपको यही बात बताना है कि मतलब अलाउद्दीन खिलजी कैसे स्टेट और रिलीजन को मतलब चर्च मतलब मंदिर और फिर रिलीजन, ये सब सारी चीज़ों को अपने स्टेट के अंडर लेकर के आता है, ठीक है। ये सब एक कमेंट्री दी गई है डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव के बारे में, जो क्या कहते हैं कि डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव ने जिसने अपनी कमेंट्री दी थी अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर। तो ये बेसिकली अगर आपको फैक्ट्स पता है कि मतलब किसने रिलीजन को ये लेकर के आया, किसने स्टैंडर्डाइज करने को सोचा था, तो ऑब्वियसली वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। तो आप एनसीईआरटीज पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत ये सब सारी चीजें क्लियर भी होंगी। When he attained kinship, he was fully independent of the rulers and the order of Shariat, which following Sultan Barni made this statement, ठीक है। When he attained kinship, जिसने मतलब kinship उस समय धारण की, he was fully independent of rules and orders of Shariat। आपको एक बात बता दे रहा, जैसे बलबन है, बलबन ने भी अपने आप को किनशिप वाली चीजों से जोड़ी थी, लेकिन अपने आप को शरीयत के ऊपर नहीं रखा था, ठीक है। वो शरीयत से ऊपर अपने आप को नहीं रखा था। वो बोल रहा था कि मैं हूं, मैं कर रहा हूं ये तो सारी चीजें, लेकिन शरीयत यानी रिलीजन और सारी चीजों को स्टेट के अंदर लेकर के आने वाला पहला जो व्यक्ति था वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। तो ऑर्डर्स ऑफ द शरीयत, ये सब सारी चीजें हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी से ही जुड़े रहेंगे। आप यहाँ पे देख लेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु एस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल ओवर द रिलीजन। मतलब रिलीजन के ऊपर भी स्टेट का कंट्रोल था, किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक है। चलते हैं हम अब अपने अगले क्वेश्चन के। हु अमंग द आर्मी कमांडर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी डाइड फाइटिंग अगेंस्ट द मंगोल्स। आपको एक बात बता दें कि जब मंगोल्स का आक्रमण हुआ था, उस समय जफर खान नाम करके एक कमांडर रहता था, और बहुत ही, जैसे मलिक कफूर का तो नाम बहुत लोगों ने सुना है, लेकिन जफर खान जो कमांडर हुआ करता था, वो मंगोल से लड़ने के लिए मंगोल से लड़ने गया था, और फिर उसी युद्ध में वो मर गया था। और इवन अलाउद्दीन खिलजी उससे मतलब
और जफर खान इतना फेमस हो चुका था कि अलाउद्दीन खिलजी भी उससे थोड़ा बहुत जलता था। और इवन जफर खान जब वहां पे फंस गया था मंगोल से युद्ध के दौरान, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसको हेल्प करने के लिए पीछे से सेना भी नहीं भेजी थी। तो ये सब सारी चीजें। और जफर खान, तो जफर खान अलाउद्दीन किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे, तो मंगोल के अगेंस्ट लड़ रहे थे। ठीक है, ये चीज है। पद्मिनी इज एसोसिएटेड विद अलाउद्दीन कॉन्क्वेस्ट ऑफ चित्तौड़। शी वॉज द वाइफ ऑफ। अगर किसी ने भी पद्मावत मूवी देखी है तो ये फैक्ट्स गलत नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ये फैक्ट्स गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो चित्तौड़ अलाउद्दीन के कॉन्क्वेस्ट, चित्तौड़ के कॉन्क्वेस्ट के द्वारा वो गए थे, तो वहां पे उन्हें पद्मिनी देखने को मिली थी मूवी के अकॉर्डिंग, चाहे जैसे भी उनको झलक पड़ी थी। और वो राणा रतन सिंह की वाइफ हुआ करती थी। ठीक है, ये चीज हम ध्यान में रखेंगे। जो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज द रूलर ऑफ चित्तौड़ एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेजन। ऑब्वियसली रतन सिंह। रतन सिंह, इसमें कोई वो शक करने वाली बात है नहीं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हु वाज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के जब अटैक करता है वो देवगिरी पे, उस समय वहां का रूलर कौन हुआ करता था। आपको बता दें कि देवगिरी पे वो अटैक करता, वहां का रूलर हुआ करता था रामचंद्र देव। और वो यादवा डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे, जो कि देवगिरी पे रूल किया करते थे। अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहली बार देवगिरी पे सन 1296 में अटैक करता है। और फिर वहां के रूलर को, रामचंद्र देव को बोलता है कि आप एनुअली एक रेंट पे करोगे या ट्रिब्यूट पे किया करोगे। ठीक है, लेकिन जैसे वहां पे जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी चला जाता है, तो जो राजा हुआ करते थे वहां के, कौन, रामचंद्र देव, उन्होंने एनुअल रेंट पे करने से मना कर दिया था, या फिर पे देना बंद कर देते हैं। फिर इस चीज को देख करके अलाउद्दीन खिलजी गुस्सा हो जाता है, और वो वहां पे मलिक कफूर को भेजता है। मलिक कफूर वही जो फेमस कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था। ठीक है, इनंच इनंच मलिक कफूर। फिर इसके बाद रामचंद्र देव को वो डिफीट करता है, और इसके बाद रामचंद्र देव वहां पे सरेंडर कर दिए रहते हैं। और उस समय कहाँ के रूलर हुआ करते थे, वो देवगिरी के रूलर हुआ करते थे। ये चीज हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलेगा अगले क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग द regime of which sultan was the खलीसा लैंड डेवलप्ड ऑन अ लार्ज स्केल। खलीसा लैंड जो रहता है, खलीसा लैंड जो रहता है, खलीसा मतलब स्टेट लैंड। स्टेट के अंतर्गत, स्टेट के डायरेक्ट कंट्रोल के अंतर्गत जो लैंड रहते हैं उसे खलीसा लैंड कहते हैं। और इसका जो डेवलपमेंट रहता है, यह बहुत ही बड़े पैमाने पे खलीसा लैंड डेवलप किया जाता है। किसके टेन्योर में, वो होता है अलाउद्दीन खिलजी के कंट्रोल में। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं कि हाँ, एक ऑटोक्रेटिक स्टेट बनाना करते थे, स्टेट बनाना चाहते थे। वो एक बड़ी आर्मी क्रिएट करना चाहता था। ठीक है, उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे जो लोग हैं जिनको इक्ता दी की गई थी, ठीक है, वो इक्ताज वापस लेना शुरू करते हैं। और आपको बता दें, आपको पता भी रहना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी पहले ऐसे शासक हुआ करते थे जिन्होंने कैश में पेमेंट देना शुरू किया अपने लोगों को। ठीक है, तो ऑब्वियसली कैश में पेमेंट करेंगे तो वो इक्ता तो वापस लेंगे ही लेंगे। और वो इक्ता लेने की वजह से, इक्ता लेने की वजह से वो जो खलीसा लैंड थी वो बहुत सारी बढ़ गई। और फिर इसी की वजह से जो सांप इंक्रीज हुआ था उस टाइम पे, वो हुआ था। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। विच सुल्तान डिमांडेड हाफ द कॉप्स ऑफ द लैंड, विच सुल्तान डिमांडेड हाफ द कॉप्स ऑन द लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज अ रेवेन्यू। आपको बता दें कि 50% टैक्स थी लैंड रेवेन्यू पे। मतलब आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 50% एज अ टैक्स पे करोगे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भी हुआ था, लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी हुआ करता था। लेकिन जब अगर हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पे कॉप्स ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज अ रेवेन्यू। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या कहते हैं कि जो बीपीएससी है इसमें आंसर सी ही करेक्ट माना है, तो हम इसको सी की भी मानेंगे। लेकिन हम स्टैटिक को पकड़ के चलते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भी 50% टैक्स हुआ करता था। तो आंसर बी, सी और डी तो दोनों होगा, लेकिन बीपीएससी ने अगर सी माना है तो उसको सी मान के चलेंगे। लेकिन एज अ नॉलेज अपने आप से ये सारी चीजें भी रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज डेप्यूटेड फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द्वार समुद्रा बाई अलाउद्दीन खिलजी। द्वार समुद्र यानी गुजरात, गुजरात के लिए
विक्ट्री के लिए, कॉन्क्वेस्ट के लिए किससे अलाउद्दीन खिलजी ने अपना डेप्यूटी बनाया था, वो है मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर। आपको बता दें कि द्वार समुद्रा जब ये जा रहे थे तो द्वार समुद्रा कैपिटल थी किस चीज की, होयसाला किंगडम की। और वहां पे रूल कौन कर रहा था, वीर भल्लाला थी, यानी बल्लाल देव जो थे, वीर बल्लाल थर्ड, वो वहां के रूल किया थे। और द्वार समुद्र कैपिटल हुआ करती थी होयसाला किंगडम की। और मलिक कफूर जाते हैं और साउथ इंडिया का लाल जो पार्ट आता है मलिक कफूर जीत करके लेके आता है। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निजामुद्दीन औलिया रिफ्यूज टू मीट विच सुल्तान। अगर देखा जाए तो वो जलालुद्दीन खिलजी इसमें आंसर दिया है, लेकिन वो अलाउद्दीन खिलजी से भी मिलने से मना कर चुके हैं। एमबीटी आपको बता दें कि जो निजामुद्दीन औलिया रहते हैं वो बहुत सारे रूलर जो दिल्ली पे आते हैं रूल करते हैं उनके रेंज से देखा जाता है। और निजामुद्दीन औलिया एक सूफी सेंट हुआ करते थे और उनका यही कहना था कि माई खनका हैज टू डोर्स, इफ द सुल्तान एंटर्स फ्रॉम वन आई विल लीव फ्रॉम अनदर। इट मीन्स कि वो अपने जो कनका है या फिर जो अपना जो सेक्ट है उसको स्टेट के कंट्रोल या स्टेट से जुड़े रहने से अलग रखना चाहते थे। ठीक है, इसी की वजह से वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों से मिलने के से मना कर चुके थे। जैसे जलालुद्दीन खिलजी गए थे उनसे मिलने के लिए, ये पहले ही निकल चुके थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे मिलने का इनविटेशन दिया, उससे पहले ही ये बोल रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी से मिलने का इनविटेशन दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी को ये कहते थे कि अगर तुम एक रास्ते से जाओगे, वो आते हैं, मैं दूसरे रास्ते से बाहर चला जाऊंगा। ये सब सारी चीजें, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जलालुद्दीन खिलजी आंसर रहे हैं। जो हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द सुल्तानेट पीरियड। ऑब्वियसली अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या करते थे, इकता लेकर के बहुत सारा उन्होंने शाहनाए मंडी की स्थापना की। और शाहनाए मंडी क्या करते थे, वो मंडी मतलब मार्केट कंट्रोल के ऊपर काम किया था। ऊपर से सारी चीजों के जो दाम रहते हैं वो स्टैंडर्डाइज कर दी गए अलाउद्दीन खिलजी के टेन्योर में। और फिर शहना मंडी करके एक व्यक्ति रहते थे जो मंडियों के सारी चीजों की देख रेख किया करते थे। और उन्हीं के अंतर्गत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी शुरू किया गया था। आपको बता दें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मलिक कफूर ऑल्सो नोन एज हजार दिनारी वॉज बॉट बाई होम। ये क्वेश्चन अभी हाल में ही रिसेंट में ही बीपीएससी में पूछा गया था और बहुत लोगों की नींद खुल गई थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुने थे, अलाउद्दीन खिलजी करके चले आए थे। लेकिन इसका आंसर सही होगा कि नुसरत खान। नुसरत खान, हाँ, नुसरत खान ने ही क्या कहते हैं कि मलिक कफूर को खरीदा था। आपको बता दें कि एक बुक है हिस्ट्री ऑफ खिलजी के इस लाल के द्वारा लिखी गई है। अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात कैंपेन के लिए जाता है तो उस समय उसके कमांडर हुआ करते थे नुसरत खान, जो थर्ड सी ऑप्शन है, नुसरत खान। वो खंभात पे यानी कैमरे पे आक्रमण करते हैं और बहुत सारे सोना, चांदी और जवाहरात वहां से ले लेते हैं। अब क्या होता है कि सेम कैंपेन में जब वो सारी चीजें ले लेते हैं, वो जाते हैं और मलिक कफूर को वो खरीद लेते हैं। और फिर इसके बाद आकर के वो क्या कहते हैं, मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी के सामने सौंप देते हैं। और चूंकि इसको खरीदा ही 1000 दिनार में किया गया था, इसी की वजह से इसका नाम 1000 दिनारी भी पड़ जाता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग अपोज द पावर ऑफ खलीफा। हु अमंग द फॉलोइंग अपोज द पावर ऑफ खलीफा। खलीफा की पावर किसने वो किया था। आपको बता दें कि खलीफा अपने आप को किसी सुल्तान ने भी घोषणा नहीं की थी, सिवाय एक के, मुबारक शाह खिलजी के। मुबारक खिलजी ने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर लिया था। इसको छोड़ करके इल्तुतमिश हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, बलबन हो, मोहम्मद बिन तुगलक हो, किसी ने भी अपने आप को खलीफा घोषित नहीं किया था। और इसी की वजह से उनके विरुद्ध नहीं गए थे। अपोज केवल एक व्यक्ति ने किया था, वो मुबारक खिलजी, और वो इस ऑप्शन में नहीं है। इसकी वजह से ई हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो मुबारक शाह खिलजी का भी नाम हम ध्यान में रखेंगे। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड। किस सुल्तान ने अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक।
फिरोज शाह तुगलक कैसे कि मतलब उसने बहुत सारी सारी चीजें हैं, जैसे कि एक ऑफिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की जो लोग अनएम्प्लॉयड रहे वो आकर के इस ऑफिस में आए और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारी चीजें, तो उसने मतलब बहुत सारी चीजें लाइक स्लेव्स के लिए डिपार्टमेंट भी स्टार्ट किया एक, फिर उसके साथ साथ स्लेव्स के लिए दीवाने बंदगान उसने शुरू किया। इसके बाद उसने कैनल्स भी बनवाने शुरू किए और इन सब सारी चीज़ों में उसने अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो थी उस समय उसको एम्प्लॉयमेंट दिया था। तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉय देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, फिरोज शाह तुगलक ही था। Which of the following sultan has most number of slaves in his court? आपको बता दें कि फिरोज शाह तुगलक स्लेव्स का शौकीन भी हुआ करता था। आपको बता दें कि उसके टाइम पे जो पॉसिबली जो नंबर है वो 1,80,000 ऑफ स्लेव्स ड्यूरिंग हिज टेन्योर, और उन सारों को मैनेज करने के इसने दीवाने बंदगान करके एक डिपार्टमेंट, बंदगान यानी बंदगान मतलब स्लेव से जुड़ा हुआ जो बंदी लोग थे उनसे जुड़ा हुआ एक डिपार्टमेंट ही शुरू कर दिया था। Dar, what was the Dar ul Safa established by the फिरोज शाह तुगलक? ये दारुल शफा क्या है? दारुल शफा आपको बता दें कि एक चैरिटेबल हॉस्पिटल हुआ करता था जो कि फिरोज शाह तुगलक के रेन में इसको स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस मेजर फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटीज ऑफ फ्रूट्स? अब ये सब टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी अगर पूछेगा तो लोग छोड़ के ही आने वाले हैं। इसका नाम फिरोज शाह तुगलक ही रख लीजिए। फिरोज शाह तुगलक ने क्या कहते हैं फ्रूट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक मेजर मेजर शुरू किया था। विच दिल्ली सुल्तान बिल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स? ये भी फिरोज शाह तुगलक रहेगा और इन्हीं सब चीज़ों में यूथ को वो एम्प्लॉयमेंट दिया था और उसी के लिए डिपार्टमेंट खोला था फिरोज शाह तुगलक ने। आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर इन्वेजन ऑफ तैमूर? आपको बता दें कि ईयर 1398 में, ईयर 1398 ईयर 1398 में क्या होता है कि तैमूर आक्रमण करता है भारत पे, और ये पूछ रहा है which one of the following dynasty ruled over India after the invasion of Taimur? तैमूर के इन्वेजन के बाद आपको बता दें कि तैमूर का जब इन्वेजन होता है भारत में, ठीक है, वो क्या करता है कि उस समय जो भारत का रूलर हुआ करता था वो नसीरुद्दीन महमूद हुआ करता था, और फिर नसीरुद्दीन महमूद एक वीक रूलर हुआ करता था और जब वो मर जाता है तो युद्ध के दौरान ही उसके बाद मर जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि 1398 में तैमूर ने खिज्र खान को यहाँ का सूबेदार डिक्लेयर किया। फिर खिज्र खान को सूबेदार डिक्लेयर किया और खिज्र खान ही सैयद डायनेस्टी, जो सैयद डायनेस्टी है भारत में, उसकी शुरुआत की खिज्र खान ने। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे, सैयद डायनेस्टी। और ये कब आती है? 1414 ईस्वी में। तो इसके बीच का जो एरिया था, जो टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड एक काइंड ऑफ फाइट चल रही थी कि हु विल रूल ओवर द इंडिया, द नॉर्दर्न इंडिया एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि साउथ इंडिया में बहुत सारे भी किंगडम उस समय इमर्ज हुआ करते थे। चलते हैं हम अपने अगले डायनेस्टी की वजह से, वो है लोधी डायनेस्टी। Which of the following sultanate founded a town where now stands आगरा? आगरा, ठीक है, कि आगरा जो आज का एरिया है उसे किसने फाउंड किया था? तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, वो सिकंदर लोधी ने फाउंड किया था। आपको बता दें कि 1504 में सिकंदर लोधी आगरा का को फाउंड करता है, जो कि यमुना रिवर के बैंक के किनारे है। ठीक है, वो इसलिए करता है कि वो राजस्थान के जो रूलर्स हैं उनको चेक एंड बैलेंस के तौर पे वो कर सके, वो राजस्थान के रूलर्स को वो संभाल सके, उसकी वजह से आगरा को बनाता है और उसे अपनी कैपिटल घोषित कर देता है। आपको एक और चीज बता दें कि उसने एक मेजरमेंट प्रणाली गज सिकंदरी भी शुरू की थी, गज ए सिकंदरी इंट्रोड्यूस की थी फॉर द मेजरमेंट के लिए। उसके बाद बहुत सारी चीजें उसके ऑर्डर्स पे, आयुर्वेदिक टेक्स्ट एक है वो पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया जिसका नाम रखा गया फरहांग ए सिकंदरी, फरहांग ए सिकंदरी। ठीक है, तो ये सब भी सारी चीजें हुआ करती थी, और आप जाकर के थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। और ये भाई साहब ये पोयम के भी बहुत बड़े शौकीन हुआ करते थे, और गुलरुखी गुलरुखी करके एक पेन नेम के अंतर्गत ये अपनी राइटिंग्स भी दिया करते थे। कौन? सिकंदर लोधी। तो इन सब सारी चीजों को भी आप लोग ध्यान में देंगे। अब हम चलते हैं विजयनगर एम्पायर।
कि विजयनगर एम्पायर इट इज अ ग्रेट एम्पायर ऑफ साउथ इंडिया। और फिर नॉट इवन साउथ इंडिया, अगर देखा जाए तो ये उस समय इंडिया का एक सबसे बड़ा एम्पायर हुआ करता था। तो चलिए आइए थोड़े इसके बारे में जानते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर के फाउंडर कौन थे? अगर आपको बता थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो हरिहरा और बुक्का दो व्यक्ति होते हैं और वो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, कब स्थापना करते हैं? सन 1336 एडी में, यानी अराउंड 14 सेंचुरी के अकॉर्डिंग इन्होंने फॉर्म किया है। आइडेंटिफाई द फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बहमानीज। ठीक है, आपको बता दें कि हरिहरा बुक्का जो रहते हैं उसमें जो बुक्का रहते हैं, बुक्का के मर जाते हैं और उनके लड़के हरिहरा जो रहते हैं वो आते हैं, हरिहरा सेकंड। ठीक है, वो गद्दी पे आते हैं और ये जाकर के क्या कहते हैं कि बहमानीज जो किंगडम हुआ करता था उनसे गोवा कैप्चर करते हैं। ठीक है, हरिहरा सेकंड ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज कैप्चर ऑफ गोवा इन वेस्ट फ्रॉम द बहमानी स्टेट। ही वाज डिवोटी ऑफ शिवा। ठीक है, लेट इट बी डिवोटी ऑफ शिवा। बट आपको ये याद रखेंगे जो बुक्का के लड़के हुआ करते थे वो हरिहरा सेकंड थे और उन्होंने गोवा कैप्चर किया था बहमानी सुल्तान से। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विद whom did the king of विजयनगर कृष्णदेव राय fought the battle of गोलकोंडा? आपको बता दें कि गोलकोंडा का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उसे कुली कुतुब शाह और विजयनगर एम्पायर किंग कृष्णदेव राय के बीच में लड़ा गया था। कुली कुतुब शाह एक डायनेस्टी हुआ करती थी जो कि गोलकुंडा में पाई जाती थी और इसके प्रोफाउंडर यानी इसकी नींव रखने वाले भी कुली कुतुब शाह ही हुआ करते थे। ठीक है, कृष्णदेव राय जो है वो उस समय वॉर करने में बिजी रहता है उड़ीसा से। उस समय कुली कुतुब शाह जो रहता है वो अटैक करता है विजयनगर एम्पायर पे, किधर? पंगला और गुंटूर जो अभी आंध्र प्रदेश वाले रीजन है वहां पे अटैक करता है। फिर क्या होता है कि ये सब सारी चीज देख करके फिर वो आते हैं, क्या कृष्णदेव राय वापस आते हैं और फिर उस समय युद्ध करते हैं। कौन सा? गोलकोंडा का युद्ध किसके बीच में होता है? कुली कुतुब शाह और कृष्णदेव राय के बारे में। और इसमें कुतुब शाही डायनेस्टी यानी जो गोलकोंडा का युद्ध होता है उसमें कुली कुतुब शाह की डिफीट होती है और जीतता कौन है? कृष्णदेव राय। ठीक है, तो ये चीज भी हम ध्यान में रखेंगे। चलते हैं हम अपने आज के इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर जो था उसका जो सबसे फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा क्या था, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? तो उसका लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था वो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ था। आपको बता दें कि विजयनगर जो टैक्स है वो बहुत सारी चीजों से मिलता था उसको, जैसे लैंड रेवेन्यू, प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रेड टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स। लेकिन जो लैंड पे जो टैक्स लिया जाता था वो काफी प्रोफेशनल तरीके से सर्वे किया जाता था और ये करीबन 1/6 ऑफ द 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस जो रहता था वो कलेक्ट किया जाता था लैंड टैक्स की वजह से। और इस टैक्स को एक नाम से जाना जाते थे, वो है शिष्टी। शिष्टी, ठीक है, तो शिष्टी भी हम ध्यान में रखेंगे कि इस टैक्स को एक नाम से ध्यान दिया जाता था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा कुछ इस प्रकार के। द रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर इज फाउंडेड। विजयनगर एम्पायर के रिमेन्स कहाँ फाउंड हो जाते हैं? तो हम्पी में पाए जाते हैं। अगर आप हम्पी जाएंगे तो यूनेस्को वर्ल्ड एक हेरिटेज साइट है, वहां पे जा करके देखिए कि ये एम्पायर कितना बड़ा हुआ करता था। ठीक है, आप कभी जाइए वहां पे और फिर देखने का कभी बहुत अच्छी जगह है हम्पी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग किंग्स रीजन Which among the following kings reason Persian traveler अब्दुल रजाक came to India? ये रटने वाली चीज है और इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। देवराय द्वितीय, देवराय सेकंड के टाइम पे अब्दुल रजाक एक पर्शियन ट्रैवलर था, वो भारत में घूमने आता है और विजयनगर का साम्राज्य उस समय चलता है और देवराय सेकंड द्वितीय रहते हैं। और ये संगमा डायनेस्टी, ऑब्वियसली अगर मेडिवल पीरियड देखा जाए तो उसमें संगमा डायनेस्टी, संगम जो नीचे रहता है वो संगम लिटरेचर के अंदर ही आता है। चलिए चलते हैं हाँ हमारे अगले क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग फेमस रूलर फाउंडेड अ सब अर्बन टाउनशिप ऑफ नंगलपुरम नियर विजयनगर आफ्टर हिज मदर नेम? नंगलपुरम एक सब अर्बन टाउनशिप होती है, इसको फाउंड किसने किया था? आपको बता दें कि इसकी कृष्ण देव राय ने अपनी मदर जो रहती है नगलम
उनकी माता क्या क्या नाम रहता है, नगलबम्मा ऐसे करके कुछ रहता है, नगलम्बा, नगलम्बा। और इनके नाम के ऊपर, नगलम्बा के ऊपर नगलम्बपुरम करके एक सबअर्बन टाउन फाइंड करते हैं, और वो कृष्ण देव राय के द्वारा ही बसाया जाता है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस वॉर टुक प्लेस इन 1565 एडी, 1565, बैटल ऑफ तलाई कोटा, बैटल ऑफ तलाई कोटा, जिसके बाद विजयनगर अंपायर जो रहता है वो नीचे चला जाता है, और वहाँ के जो रीजनल अंपायर रहते हैं लाइक बीजापुर, अहमद, गोलकुंडा, बीदर, ठीक है, जिन्होंने साथ मिलकर के नगर साम्राज्य को हराया था, ये सब सारी चीजें फिर वहां पे रहते हैं। इसमें कौन सा जो रीजन रहता है शामिल नहीं रहता, तो बेरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीदर के साथ नहीं था, बेरार इन लोगों के साथ नहीं था। बाकी जितने भी छोटे छोटे एम्पायर थे सारे विजयनगर के सामने युद्ध कर रहे थे। ठीक है, और जो बैटल ऑफ तलाई कोटा था उसमें विजयनगर साम्राज्य के जो रूलर हुआ करते थे उस समय, उनका नाम था सदाशिव राव, सदाशिव राव करके व्यक्ति थे वो उस समय विजयनगर साम्राज्य के रूलर हुआ करते थे। और रियल पावर थी जो उनकी मदर थी, सॉरी उनके मिनिस्टर थे, वो राम राय के हाथों में हुआ करती थी। ठीक है, ये सब सारी चीजें भी अब ध्यान में रखेंगे। जो अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि दिल्ली सुल्तान का एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार चलता था, तो आइए शुरू करते हैं। दीवान अर्ज डिपार्टमेंट वाज एसोसिएटेड विद, दीवान अर्ज, ठीक है, दीवान ए अर्ज जो डिपार्टमेंट रहता था वो मिलिट्री का डिपार्टमेंट हुआ करता था, और इसको एक बंदा हेड भी करता था जिसका नाम हुआ करता था अरीज ए मुमालिक, मतलब एक नाम था अरीज ए मुमालिक पद। और वो क्यों हुआ था, वो दीवाने अर्ज को हेड करने के लिए, जो कि एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था, लोगों में की सेना में भर्ती और ये सब सारी चीजें। और इसको स्टार्ट किया गया था बलबन, बलबन, बलबन के पीरियड में। ठीक है, जो कि स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के अंदर आता था। ठीक है, तो ये सब चीजों का भी हम ध्यान में रखेंगे। तो पहला का ऑप्शन सी, पहला का आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट टैक्स लेविड ऑन द लैंड प्रोडक्ट, ये एक क्लासिक क्वेश्चन है। खरज, खुम्स, उस, मुक्तई। आपको बता दें कि खरज, उश्र और मुक्तई ये सब सारी चीजें लैंड रेवेन्यू है। खरज, उश्र, मुक्तई, ये नेक्स्ट टाइम भी पूछा जा सकता है। खरज, उश्र और मुक्तई ये सब लैंड रेवेन्यू के टैक्सेस है। लेकिन जो खुम्स हुआ करता था ये एक कहते हैं वॉर बूटी हुआ करती थी, कि अगर कोई एक सुल्तान है वो आकर के कहीं और जगह लड़ाई लड़ता है, और जो इसके बाद जीतने के बाद जो वो साम्राज्य में युद्ध करने के बाद जो तबाही मचाता है और जो लूट का माल रहता है उसे खुम्स कहा जाता था। और खुम्स कलेक्ट जो होता था, पहले हुआ क्या करता था, कि खुम्स को 5 बटे में कर दे तो 1/5वां हिस्सा रहता था वो स्टेट के अंतर्गत आता था, और 4/5 जो हिस्सा रहता था वो उस समय सोल्जर्स ले लिया करते थे। लेकिन फिर बाद में आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, वो बोलते हैं कि 4/5 विल बी द अंडर द स्टेट कंट्रोल एंड 1/5 विल गो टू द सोल्जर्स। ठीक है, ये सब सारी चीजें तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और आपको बता दें कि एक पावरफुल रूलर ही ऐसा करवा सकता है, अगर पावरफुल रूलर ना हो तो उसकी बातें चलेंगी नहीं, सेना में विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जवाबित्स वेर कॉन्सर्न विद, जवाबित्स क्या है, ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी है सुल्तानत पीरियड में। ठीक है, वो क्या करती है, वो ये बताती है, जवाबित एक स्टेट लॉ है, और स्टेट लॉ क्या कहता है, ये जवाबित कहने का मतलब ये है कि गवर्न द गवर्न द कॉन्सर्न विद द हेल्प ऑफ, मतलब जिन पे तुम रूल करना चाह रहे हो उनकी कॉन्सर्न के अकॉर्डिंग रूल करो। आपको जैसे आपको बताया ना कि लिबरल पॉलिसी धारण करने वाला कौन सा था, गयासुद्दीन खिलजी था। जो क्यों, क्योंकि उसने सामने वाले जो हिंदूज थे उनके तरीके से इंडिया को रूल किया था, क्यों, क्योंकि वो मेजोरिटी में थे। ठीक है, तो वैसे सब लॉज जो रहते हैं वो उनको जवाबित लॉ कहते हैं, जो थोड़ा सेक्युलर नेचर के हुआ करते हैं। ठीक है, तो जवाबित को हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि जवाबित क्या है, स्टेट लॉ है जो कि सेक्युलर नेचर में हुआ करता था। ड्यूरिंग द दिल्ली सुल्तान द डेजिग्नेशन मुकद्दम और चौधरी वाज क्या,
आपको बता दें कि मुकद्दम और चौधरी जो विलेज हेडमैन हुआ करते थे, और उसके साथ साथ में टैक्स रेवेन्यू भी लिया करते थे। फिर जब अलाउद्दीन खिलजी का आता है समय, ये इन सब सारे लोगों की जो पावर रहती है इन लोगों को खत्म कर देता है। और बलबन के टाइम पे भी आता है, इन लोगों की पावर खत्म कर दी जाती है। लेकिन बलबन का मेन कॉन्सर्न जो था वो तुर्कान चहलगानी से था, ना कि ये खुद तो मुकद्दम और चौधरी से। इन लोग का असली जो सामना होता है वो अलाउद्दीन खिलजी से ही होता है, और वो ही इनके पावर्स पे कंट्रोल लगाते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉइन टका शशगनी जीतल ऑफ सुल्तानेट पीरियड वेर मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। आपको बता दें कि जो टका रहता है, सिल्वर टका एंड कॉपर जीतल, ये जो दो टर्मिनोलॉजी है बहुत फेमस है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिल्वर एंड कॉपर। और जो शशगनी है, जो एक एक्स्ट्रा चीज लेकर के आया है शशगनी, वो भी सिल्वर की बनी हुआ करती थी। और आपको ये याद रखना है कि टका और जीतल के बीच का रेशियो क्या हुआ करता था। वो रेशियो होता कि 1:48, मतलब 1 टका दो, 48 जीतल लो। ये सब सारी चीजें। चलते हैं अब आर्किटेक्चर देखते हैं, दिल्ली सुल्तान के टाइम पे आर्किटेक्चर क्या हुआ था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? अढ़ाई दिन का एक झोपड़ा एक मॉस्क है। ठीक है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है, एबक कंस्ट्रक्टेड मॉस्क कुवतुल इस्लाम इन दिल्ली एंड अढ़ाई दिन का झोपड़ा इन अजमेर। ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार एंड कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। आपको बता दें कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी एक मॉस्क है। ठीक है, और इसको उसी के द्वारा बनवाया गया था। कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाई, कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ पे ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में अपना बनवाना शुरू किया। और इसको इल्तुतमिश जो है वो जाकर के बनाना, इसका कंस्ट्रक्शन पूरा करता है। फिर फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे जो फोर्थ फ्लोर है इसका, उस पर बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म के कारण डैमेज हो गया। तो फिरोज शाह तुगलक ना केवल फोर्थ फ्लोर बनवाता है, बल्कि फिफ्थ फ्लोर भी एक्स्ट्रा में वो बनवा देता है। तो राजा हो ऐसा, ना कि केवल काम करे बल्कि एक्स्ट्रा दान भी कर दे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। विच सुल्तान बिल्ट अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा कौन बनवाता है? अलाई दरवाजा बनवाते हैं अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ पे? कुतुब मीनार के नियर, कुतुब मीनार के पास में। और किसके किसके सहारे? वो रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल करते हैं, और कंप्लीटेड हुआ 1311 एडी में। ठीक है, फिर चलते हैं हम उस टाइम के थोड़ा बहुत लिटरेचर के बारे में जान लेते हैं कि दिल्ली सुल्तानेट के टाइम पे लिटरेचर कैसा हुआ करता था। हु वॉज द ऑथर ऑफ तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी जो बुक है उसके राइटर कौन हुआ करते थे? आपको बता दें कि तबकात ए नासिरी के जो राइटर हुआ करते थे वो मिनहाज और सिराज हुआ करते थे। और ये किसको डेडिकेटेड थी? ये सुल्तान नासिरुद्दीन अहमद को डेडिकेटेड थी, सुल्तान नासिरुद्दीन अहमद को डेडिकेटेड थी। लेकिन आपको एक बात बता दें कि ये केवल सुल्तान नासिरुद्दीन अहमद को ही नहीं, ये आसपास के जितने भी उस समय के जितने भी रूलर हैं, स्पेशली जो स्लेव डायनेस्टी के रहते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे लिखी गई है। लेकिन जो मिनाज और सिराज रहते हैं वो नासिरुद्दीन अहमद के कोर्ट में काम करते हैं, इसी की वजह से तबकात नासिरीन का बुक दे दिया गया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उन्हीं की केवल बायोग्राफी है। द अकाउंट ऑफ मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता इज नोन एज। इब्न बतूता की मतलब ट्रैवलर की जो डॉक्यूमेंट्री है उसका नाम है रिहला है, रिहला। ठीक है, और ये कब आते हैं भारत में? मोहम्मद बिन तुगलक के टेन्योर पे। और उन्होंने क्रिटिसाइज किया है पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक, इनकी पॉलिसीज तो बहुत ही माशाल्लाह बहुत कमाल की थी। तो आप कभी इसके बारे में एनसीईआरटीज में पढ़ेंगे तो आपको और भी ज्यादा मजे आएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। हु कंपोज्ड बारह मासा। बारह मासा किसने कंपोज किया था? ये है मलिक मोहम्मद जैसी ने बारह मासा को कंपोज किया था। बारह मासा, उसके साथ साथ पद्मावत जिसके ऊपर बहुत मूवी बनी है, अखरावत और आखिरी कलम, ये सब सारे वर्क्स हैं किसके? मलिक मोहम्मद जायसी के। तो ये सभी चीजें हम ध्यान में रखेंगे। विच ग्रेट सेंट रोड द बुक ज्ञान दीपक। ज्ञान दीपक जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो दरिया साहब के द्वारा लिखी गई है, और आपको याद कर लेना है कि ज्ञान दीपक जो है वो दरिया साहब के द्वारा लिखी गई है। चचनामा। चचनामा वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। चचनामा जो बुक है वो पर्शियन में ट्रांसलेट की गई है। वो किसके द्वारा की गई है? तो चचनामा को आपको बता दें कि ये एक पर्शियन बुक रहती है, जो
चचनामा जो रहती है, सॉरी, अरबिक बुक रहती है, और इसको कौन लिखा रहता है उसका ओरिजिनल सोर्स नहीं रहता है, लेकिन इसे पर्शियन में ट्रांसलेट कूफी के द्वारा किया जाता है। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी इसे ट्रांसलेट करते हैं किस चीज में, पर्शियन में। तो और ये क्या बताता है, हिस्ट्री ऑफ सिंध के बारे में है, 680 से 718 सी तक सिंध में क्या होता है उसके बारे में चचनामा रहती है। और इसमें मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच के जो युद्ध होते हैं वो सब सारे चीजों का उसमें जिक्र मिल जाता है किसमें, चचनामा में। और ये सिंध का इतिहास के बारे में एक बुक रहती है, और इसे ट्रांसलेट कूफी के द्वारा अरबिक से पर्शियन में की जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तारीख फिरोज शाही वॉज रिटन बाई होम, शम्स सिराज अफीफ, शम्स सिराज अफीफ। आपको बता दें कि शम्स सिराज अफीफ जो है वो तारीख ए फिरोज शाही लिखते हैं। ठीक है, और एक और बुक लिखी जाती है तारीख फिरोज शाही, वो लिखी जाती है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। ठीक है, तो जियाउद्दीन बर्नी है नहीं, यहाँ पे हम शम्स ए सिराज अफीफ, ये दो बुक है एक ही नाम से। ठीक है, द पेपर केम टू इन इंडिया, द पेपर केम टू बी यूज इन इंडिया, इन पेपर इंडिया में कब यूज किया गया था, क्योंकि बीपीएससी ने इसका आंसर 12th सेंचुरी मार दिया है, तो हम इसको आंख बंद करके यूज कर लेंगे। ट्रेसेस हमें मिलते हैं, लेकिन जो एक्चुअल एविडेंस मिलता है वो 12th सेंचुरी में ही मिलता है, और बीपीएससी ने इसको मान लिया है, तो हम भी इसको मान लेंगे। प्रोविंशियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द डेक्कन रीजन, चलिए आप चलते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ बहामानी किंगडम, बहामानी किंगडम जो है, किंगडम है, इसका फाउंडर कौन हुआ करता था। आपको बता दें कि अलाउद्दीन हसन। आपको सबसे पहले एक बात बता रहा हूँ कि जैसे मोहम्मद बिन तुगलक रहता है, वो साउथ इंडिया में जाता है और फिर वहां पे अटैक करता है, फिर वहां से वो वापस आ जाता है, क्यों, क्योंकि उसका मोटिव रहता है वहां पे रूल ना करना, बल्कि वहां पे अपने किसी नोबल को बैठा देना और उससे पैसा वसूल करना, लूट करना। ठीक है, उसकी वजह से अमीरान ए सादा करके वहां पे एक नोबेलिटी वो स्टेब्लिश करते हैं वहां पे। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में आपको जानते हैं बहुत सारे ब्लंडर किए, जो कि बहुत अगर सक्सेसफुल हो जाते तो मोहम्मद बिन तुगलक को वो कहाँ से कहाँ पहुंचा देते, लेकिन वो सारी चीजें ब्लंडर होती हैं, तो उसके चक्कर में उन रिवॉल्ट शुरू होता है। और ऑब्वियसली इसके तौर पे साउथ इंडिया में भी रिवॉल्ट शुरू होता है। और जब रिवॉल्ट शुरू हुआ था तो अमीरान ए सादा जो रहता है, उन्हीं में एक जफर खान रहते हैं जिन्हें हसन गंगू भी कहा जाता है। वो अपने आप को वो रिवॉल्ट कर देते हैं और अपने आप को वहां का एक काइंड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर किंग, इंडिपेंडेंट किंग घोषित कर देते हैं अंडर द नेम ऑफ अलाउद्दीन हसन बहमान शाह। और साथ साथ में उन्होंने बहमान शाह यानी क्या कहते हैं एक डायनेस्टी की भी नींव रखते हैं। इस जो एम्पायर जो बनाते हैं वो बनाते हैं आज का गुलबर्गा यानी कर्नाटका, जाइए कर्नाटका के नॉर्थ में गुलबर्गा एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, वहां पे उन्होंने कैपिटल बनाया और उसका नाम इन्होंने रखा है आशानाबाद। और अपना जो पूरा एम्पायर है उसको चार तरफ से में इन्होंने डिवाइड किया, पहला गुलबर्गा, दूसरा दौलताबाद, तीसरा बेरार और चौथा बीदर। और इन चारों को अलग अलग गवर्नर के द्वारा रूल किया जाता था, और सारे गवर्नर्स किसको रिपोर्ट करते थे, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, और इसके बहमानी किंगडम के रियल फाउंडर हुआ करते थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। फिर भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। शेख बहाउद्दीन जकारिया बिलोंग टू विच सेक्ट, शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे वो किस सेक्ट से जुड़े हुए थे, वो शुरावर्दी सेक्ट से जुड़े हुए थे, शुरावर्दी ऑर्डर से। आपको बता दें कि शुरावर्दी ऑर्डर जो रहता है वो ये बोलता है कि जैसे मैटेरियलिस्टिक गेन रहता है उससे इतना दूर वो लोग नहीं भागते थे, जैसे चिश्ती सिलसिला ये सब सारे हैं, ये बोलते थे कि मैटेरियलिस्टिक एक्युमुलेशन इज नॉट अलाउड उस उन सब सारी चीज़ों में। लेकिन शुरावर्दी अपने आप को स्टेट के साथ रखते हैं, वो स्टेट की लैविश लाइफ भी जीते हैं और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। ठीक है, इसी की वजह से शुरावर्दी जो ऑर्डर है वो थोड़ा फेमस भी हो गया है, लोग कम फॉलो करने वाले थे लेकिन स्टेट का पैटर्न उनको ज़्यादा मिला था। ठीक है, शेख बहाउद्दीन जकारिया थे उसके जो प्रोपाउंडर थे इंडिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। A common feature of all Bhakti saint was feature Bhakti saint composed their verses in the language understood by their followers. Obviously, अगर जो आप बोल रहे हैं उनके फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग ही बोले गए, लेकिन इससे पहले जब रहता था तो पाली प्राकृत लैंग्वेज क्यों फेमस हुई,
क्यों? क्योंकि उसके फॉलोवर्स जो लोग थे, वहाँ के लोकल्स थे, वो लैंग्वेज समझते थे और उस लैंग्वेज में बात कर सकते थे। सेम भक्ति एंड सूफी सारी चीजों को भी क्या करना था कि उस समय के अकॉर्डिंग चलना था, और उसकी वजह से वो लोकल लैंग्वेज में ही लोगों से बात किया करते थे। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। नाथपंथी सिद्धा एंड योगीज मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन ऑब्वियसली नॉर्थ इंडिया, और मैं आपको इसके बारे में पहले की कक्षा में बता चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सिलसिला वॉज फाउंडेड इन बिहार? कौन सा सूफी सिलसिला बिहार में फाउंड हुआ था? ये फिरदौसी सिलसिला जो है वो क्या कहते हैं, बिहार में फाउंड होता है। आपको एक बात बता दें कि ये फिरदौसी सिलसिला है, ये भी क्या कहते हैं, सुरावर्दी जो ऑर्डर है इसके अंतर्गत ही आता है। ये भी अपने आप को मैटेरियलिस्टिक गेन से उतना अलग नहीं रखते। ये बोलते हैं कि अगर मैटेरियलिस्टिक गेन करना है तो आप कर सकते हो, तो ये सब सारी चीज, और चूंकि इनको स्टेट का पैटर्न भी मिल जाता है। आपको बता दें कि फिरदौसी सिलसिला जो बिहार में स्टेब्लिश करने वाले थे, उनका नाम था शरफुद्दीन यहया मनेरी, और इनके नाम पे मनेर एक जगह भी है। ठीक है, शरफुद्दीन यहया मनेरी, ठीक है। तो इस सिलसिला के फाउंडर हुआ करते थे। ये लेकर के आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने आज के टॉपिक में मुस्लिम इन्वेजन से लेकर के जो दिल्ली सुल्तान के लिटरेचर, सुल्तान के मिसलेनियस जो थे, प्रोविजनल डायनेस्टीज भी थी, इन सब सारी चीज़ों को खत्म कर दिया है। कल से हम अपना जो क्लास रहेगा वो मुगल डायनेस्टी से स्टार्ट करेंगे कि कैसे बैटल ऑफ सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है और उसमें मुगल्स आते हैं। ठीक है,